विमल में गुलिस्तां की ये कुछ लजीज फरिश्ते जब साथ घुले तो जी ललचाए और दिल कहे कि स्वाद की इस जुबान में खुद को ऐसा डुबाऊं कि निकल ना पाऊं। विमल की जुबान कुछ है ही ऐसी, मानते हैं ना? विमल बोलो जुबान केसरी। नमस्कार, रिपब्लिक भारत देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं सुमित चौधरी और वक्त हो गया आपके फेवरेट शो तरकश का। और तरकश में आज आपको सबसे पहले बताने वाला हूं उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार में धर्म और जाति के नाम पर हो रही सियासत के बारे में। दरअसल उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार तक धर्म और जाति के नाम पर जमकर सियासत चमकाने का खेल चल रहा है। यूपी में अखिलेश यादव इटावा कांड के बाद अपने पीडीए के फॉर्मूले में बाबा बागेश्वर पर उनकी दक्षिणा को लेकर हमलावर होते हुए नजर आए तो साधु संतों ने उन्हें निशाने पर ले लिया। वहीं मुस्लिम वोट बैंक के लिए तेजस्वी यादव देश की संसद से पारित वक्फ कानून को कूड़ेदान में फेंकने की बात कर रहे हैं कि धर्म है, जाति है कि चुनाव के नाम पर जाति में। देखिए जरा, किसी की हैसियत है कि धीरेन्द्र शास्त्री को बुला ले अपने घर कथा के लिए, अंडर टेबल लेगा वो बाबा पैसे। बाबा बागेश्वर उनके सारे पोल खोल देंगे, इसी से डरे हुए। इस बिल को कूड़े के दान में फेंकने का काम करेगा। बिहार में आईएसआईएस से ज्यादा बड़ा शरिया का कानून लागू करने की सोच रहे हैं। यूपी से लेकर बिहार तक सियासी पारा हाई है। बिहार में जहां इस साल के आखिर में चुनाव होने हैं, तो वहीं 2027 में यूपी विधानसभा चुनाव के लिए सियासी बिसात तैयार की जा रही है। सत्ता से बाहर आईएनडीआईए गठबंधन के दल किसी भी कीमत पर कुर्सी पर काबिज होना चाहते हैं, जिसके लिए कोई जाति का कार्ड खेल रहा है तो कोई धर्म के नाम पर संसद में बने कानून को कूड़ेदान में फेंकने की हुंकार भर रहा है। कई कथावाचक हैं जो 50 लाख रुपए लेते हैं। कोई किसी की हैसियत है कि धीरेन्द्र शास्त्री को बुला ले अपने घर कथा के लिए, कोई अंडर टेबल लेगा वो बाबा पैसे। आप पता करवा लीजिए, अंडर टेबल नहीं लेते हैं वो धीरेन्द्र शास्त्री क्या? गरीब आवाम की सरकार बनेगी तो इस बिल को, इस कानून को बिहार राज्य जो है कूड़े के दान में फेंकने का काम करेगा। समाजवादी पार्टी पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक यानी पीडीए के फॉर्मूले को हिट करने के लिए साम दाम दंड भेद का इस्तेमाल करने से पीछे नहीं हट रही। इटावा चोटीकांड के मुद्दे को निचोड़कर जाति का रस निकालने के चक्कर में अखिलेश पंडित धीरेन्द्र शास्त्री पर टिप्पणी कर गए। अखिलेश की टिप्पणी पर बाबा बागेश्वर ने पलटवार करते हुए हिंदुओं से एकजुट रहने की अपील कर दी और बांटने वाली राजनीति पर जोरदार प्रहार किया। जो भी घटना इटावा की हुई है निश्चित रूप से निंदनीय है, घोर निंदनीय है। और जो राजनेता वर्तमान में राजनीति के नाम पर, कास्टवाद के नाम पर रोटियां नाच रहे हैं, भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए कास्टवाद से ऊपर उठकर राष्ट्रवाद की ओर चलना पड़ेगा। बीजेपी और साधु संतों ने भी अखिलेश के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। धीरेन्द्र शास्त्री जी पैसे मोटे लेते हैं तो वो क्या करते हैं उस पैसे का? कैंसर हॉस्पिटल तो ही बनाते हैं ना। अखिलेश यादव जी शाही इमाम पे तो टिप्पणी करेंगे नहीं, शाही इमाम के साथ तो बैठ के इफ्तार पार्टी करेंगे। चुनाव आता है उस लगते हैं सनातन के खिलाफ टिप्पणी करने। आने वाले चुनाव में भी इसका प्रभाव पड़ेगा। सैफई में नाच गाने कराने वाले आज सनातन पर सवाल उठा रहे हैं। आप साफ साफ कहिए ना कि आपको सनातन से प्रेम नहीं है, सनातन से घृणा हो गया, इस नाते ऐसा कार्य कर रहे हैं। और अगर अंडर टेबल नहीं रहता तो आपसे तो सवाल बनता है कि साइकिल से चलने वाले आज मर्सिडीज से चल कैसे रहे। यूपी का राजनीतिक माहौल टाइट है। अखिलेश पर सनातन और हिंदू विरोधी होने के आरोप लग रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर बिहार में तेजस्वी यादव ने वक्फ कानून पर बयान देकर बवाल काट दिया है। वक्फ कानून को कूड़ेदान में फेंकने की बात कर लालू के लाल बीजेपी के निशाने पर आ चुके हैं। ये संविधान को कूड़ेदान में फेंकने की 50 साल पुरानी मानसिकता से बाहर नहीं आ पा रहे। तो मैं पूछना चाहता हूं इंडी गठबंधन से कि आप बिहार में क्या सऊदी अरब, इंडोनेशिया, टर्की और आईएसआईएस से ज्यादा बड़ा शरिया का कानून लागू करने की सोच रहे हैं? कौन है तेजस्वी यादव? लालू यादव के लड़के हैं। लालू यादव जी भ्रष्टाचार की दलदल में डूबे रहे और भ्रष्टाचारी से बन गए परिवारवादी।
और ये तेजस्वी यादव परिवारवादी होते होते बन गए, अपने को कहने लगे समाजवादी। अब ये समाजवादी से बन गए नवाजवादी। चुनाव कौन जीतेगा, किसका दांव सफल होगा, ये तो जनता तय करेगी। लेकिन सियासी दल कोई भी पासा फेंकने से पीछे नहीं हट रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और उधर प्रयागराज में हिंसा के बाद एक तरफ लगातार एक्शन हो रहा है, तो वहीं भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर रावण ने आज मामले पर चुप्पी तोड़ते हुए कहा कि हालात संभालने की जिम्मेदारी सरकार और प्रशासन की थी और सब कुछ पुलिस प्रशासन की मिलीभगत से हुआ। लेकिन सवाल यह है कि इतने समर्थक, इतने लोग कहां से पहुंच गए, पत्थर कहां से आ गए, अब पुलिस पर पथराव क्यों किया गया? और अगर सब कुछ प्रशासन ने करवाया है तो जिम्मेदारी प्रशासन जिस तरीके से संभाल रहा था उसमें साथ देने के लिए क्या कुछ किया गया, देखिए सर। ये सब सरकार का, एडमिनिस्ट्रेशन का, पुलिस का और स्थानीय लोगों का जो आरोपी है उनको बचाने के लिए सब चीजें की गई। देखिए, प्रयागराज को हिंसा की आग में किसने जलाया? किसने प्रयागराज में गाड़ियों को आग के हवाले किया? किसने पुलिस पर पथराव किया? ये सभी सवाल प्रयागराज में हुई हिंसा के बाद खड़े हुए हैं। पुलिस एक्शन में है, कई हिंसा जीवों को पकड़ चुकी है, पूछताछ हो रही है। लेकिन हिंसा से पहले जो सांसद चंद्रशेखर किरछन जाने के लिए अड़े हुए थे, अब वही कह रहे हैं कि सारा काम सरकार और प्रशासन का है, जिससे मुद्दे से जनता का ध्यान भटकाया जा सके। हिंसा किसकी वजह से होती है? भीड़। एडमिनिस्ट्रेशन क्या जिम्मेदारी है? यहाँ भी तो कई हजार लोग हैं, कोई हिंसा हो रही है क्या? जब जिम्मेदार अधिकारी होते हैं और वो अपने कर्तव्य का सही रूप से पालन होते हैं, कुछ नहीं हिंसा होती है। ये सब सरकार का, एडमिनिस्ट्रेशन का, पुलिस का और स्थानीय लोगों का जो आरोपी है उनको बचाने के लिए सब चीजें की गई। देख लेना। दरअसल करछना के इसौटा गांव में एक दलित की जलाकर हत्या कर दी गई थी। हिंसा के बाद से इलाके में तनाव था। परिवार से मिलने के लिए सांसद चंद्रशेखर करछना पहुंचे। पुलिस ने समर्थकों के साथ चंद्रशेखर को इसौटा गांव जाने से रोका। पुलिस ने चंद्रशेखर को सर्किट हाउस में नजरबंद कर दिया। दावा किया गया कि पुलिस के सांसद चंद्रशेखर को रोकने के बाद हिंसा और बवाल शुरू हो गया। उपद्रवियों ने पुलिस की गाड़ियों तक को फूंक दिया, बाइकों में आग लगा दी गई, नहर में फेंक दिया गया। हालात ये हो गए कि पुलिस के बड़े अधिकारियों को मैदान में उतरकर एक्स्ट्रा फोर्स बुला मामले को संभालना पड़ा। दंगाइयों को हिरासत में लिया गया। लेकिन अब सांसद चंद्रशेखर रावण हिंसा के सवाल पर सरकार पर ही सवाल उठा गोलमोल जवाब दे रहे हैं। आरोप लगाना आसान है, जवाबदेही तो किसी की बननी चाहिए ना। अगर गाड़ियां जली, जांच होने दीजिए ना। सब जांच कोर्ट से होती है ना। तो मैं तो सीबीआई जांच की मांग कर रहा हूं, आप भी मांग करो सीबीआई जांच। भले ही चंद्रशेखर रावण के पास अब जवाब ना हो, लेकिन योगी की पुलिस ने इस मामले में सख्त एक्शन लिया है। घटना में करीब 50 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। 40 लोगों की गिरफ्तारी अभी तक हो चुकी है। सीसीटीवी से भी आरोपियों की पहचान की जा रही है। एनएसए के तहत उपद्रवियों पर कार्रवाई की जाएगी। संपत्ति को हुए नुकसान की भरपाई भी उपद्रवियों से करवाई जाएगी। सीसीटीवी फुटेज, फोटो, वीडियो, इन सभी के माध्यम से बहुत सारे लोगों की पहचान की जा चुकी है और भी की जा रही है। करीब 50 के आसपास लोगों को गिरफ्तार भी किया जा चुका है। और इसके अलावा भी हमारी करीब 10-15 टीमें फील्ड में एक्टिव हैं और भी बहुत सारे लोगों की पहचान की गई है। उन सभी लोगों की गिरफ्तारी भी की जा रही है। और जितने भी लोग इसमें सम्मिलित रहे हैं, चाहे वो षड्यंत्र के रूप में सम्मिलित रहे हैं, चाहे मौके पर उपस्थित रहे हैं, सभी के विरुद्ध कठोर से कठोर कानूनी कार्रवाई की जा रही है। जाहिर है, भले ही अब भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर इस मामले में पल्ला झाड़ने की कोशिश कर रहे हों, लेकिन हाल ही में यूपी के अंदर जाति को लेकर जिस तरह से सियासत गरमाई हुई है, उसमें इस मामले ने आग में घी का काम किया है। लेकिन सवाल है कि क्या ये सभी घटनाएं एक साथ सामने आना संयोग है या आने वाले चुनाव के लिए प्रयोग? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
और उधर प्रयागराज में धर्मांतरण गैंग का भी खुलासा हुआ है। गैंग न सिर्फ दलित लड़कियों को निशाना बनाता था, बल्कि धर्मांतरण के बाद उन्हें केरल भेजकर आतंक के रास्ते पर धकेल देता था, जहां उनकी आतंक की ट्रेनिंग होती थी। लेकिन इस बार एक दलित लड़की, जिसका ब्रेन वॉश कर दिया गया था, उसने इस गैंग का फंडा फोड़ कर दिया, जिसके बाद उत्तर प्रदेश से लेकर केरल तक हड़कंप मचा हुआ। जिहादी साजिश का केरल मॉड्यूल एक्सपोज। उत्तर प्रदेश की प्रयागराज पुलिस ने केरल टेरर मॉड्यूल का खुलासा किया है। यह गैंग दलित लड़कियों को बहला फुसलाकर धर्म परिवर्तन के लिए राजी करता था और फिर उन्हें जिहादी ट्रेनिंग देकर आतंक के काले रास्ते पर धकेल देता था। मगर एक गलती आरोपियों पर भारी पड़ गई। यूपी से आरोपी जिस लड़की का ब्रेन वॉश कर ले गए थे, वो किसी तरह गैंग के चंगुल से भाग निकली और फिर इनके नेटवर्क का खुलासा हुआ। केरल में धर्म परिवर्तन और आतंकी सिंडिकेट का खुलासा। प्रयागराज से नाबालिग को केरल ले गए आरोपी, ब्रेन वॉश कर दिल्ली के रास्ते केरल ले जाया गया। नाबालिग लड़की को आत्मघाती बनाने की साजिश, धर्म परिवर्तन और आतंक की ट्रेनिंग के लिए मजबूर किया। आतंक की ट्रेनिंग के बदले पैसों का लालच दिया गया। नाबालिग लड़की गैंग के चंगुल से भाग निकली। नाबालिग ने केरल पुलिस से भी किया संपर्क। हमारी लड़की 8 मई को दावत खाने गई थी कोटेदार की बिटिया के साथ शादी में, और वहीं से गायब हो गई 10 बजे रात। केरला से हमारे लगे फोन आया था, वो बोली कि अम्मी हमको पकड़ा है, आओ छुड़ा लो। तो आए, हम पुलिस की इतला दिए थे, पुलिस ने छुड़ा के ले आए हमारी लड़की के। मामले के खुलासे ने पूरे उत्तर प्रदेश में खलबली मचा दी है। शिकायत मिलने के बाद यूपी पुलिस एक्शन में है और केरल से नाबालिग को प्रयागराज लाया जाता है। इस संबंध में पीड़िता द्वारा आरोप लगाया गया है कि केरल में दरवेशा बानों द्वारा उसको वहां कुछ संदिग्ध लोगों से मिलवाया गया, जिन्होंने उसको पहले पैसों का प्रलोभन दिया, बाद में जबरन धर्म परिवर्तन करवाया और वहां रुककर जिहाद के लिए सिखलाई का दबाव बनाया। नाबालिग हिंदू लड़कियों का धर्म परिवर्तन कर आतंकी बनाने की साजिश की जांच में जुटी पुलिस को शक है कि एक बड़ा नेटवर्क हो सकता है, क्योंकि पीड़िता ने पुलिस को जो जानकारी दी वो चौंकाने वाली है। घर में लग गए मुस्लिम लड़के थे ढेर सारे और बड़ी बड़ी दाढ़ियाँ थी और मुझ जैसी दलित लड़कियों को धर्म परिवर्तन कराते थे और जिहाद की ट्रेनिंग देते थे। पुलिस को जांच के दौरान पता चला कि आरोपियों ने पीड़िता को धर्म परिवर्तन करने के लिए पहले लालच दिया। आरोपियों ने पीड़िता को बताया कि उनके कहने पर कई लड़कियों ने धर्म परिवर्तन किया और वो आज ऐशो आराम की जिंदगी जी रही हैं। अगर वो भी उनका कहना मानती है तो उसे एक अच्छी जिंदगी जीने का मौका मिलेगा। यूपी पुलिस ने अब तक एक महिला दरकशा और कैफ को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही इनके नेटवर्क में और कितने आरोपी शामिल हैं, इसकी भी जांच की जा रही है। जो दलित कम्युनिटी की नाबालिग बच्ची है, जिसको एक मुस्लिम समुदाय की एक महिला के द्वारा अपने गैंग के कुछ साथियों के साथ मिलकर के उसका अपहरण किया गया और केरला से वो बच्ची जो है सकुशल बरामद हुई। इसमें जो 2 आरोपी हैं उसकी गिरफ्तारी हो गई है। पुलिस को शक है कि नेटवर्क के तार सीमा पार से जुड़े हो सकते हैं। केरल मॉड्यूल एक बड़े सिंडिकेट का हिस्सा हो सकता है, लिहाजा पुलिस अब आरोपियों से पूछताछ कर इस नेटवर्क की कड़ियों को जोड़ने की कोशिश करेगी और पता लगाएगी कि देश में ऐसे कितने जिहादी गैंग काम पर लगे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। वहीं सत्संग में गए एक शख्स को अपनी संपत्ति का ब्यौरा कैमरे पर देना भारी पड़ गया। गोरखपुर के एक गैंग ने जब इंद्र कुमार नाम के इस शख्स की संपत्ति के बारे में सुना तो इंद्र कुमार की संपत्ति को हड़पने, उसे मौत के घाट उतारने की पूरी साजिश रच डाली। आखिर कैसे अपनी शादी की इच्छा जाहिर करना, अपनी संपत्ति का पूरा ब्यौरा इंद्र कुमार की तरफ से एक सत्संग में बताना उसकी मौत का फरमान लेकर आ गया, देखिए सर। मेरी हो गई 45 साल, 18 एकड़ जमीन है महाराज जी, फिर भी शादी नहीं हो रही है? नहीं हो रही। सुहाग रात पर चाकू से गोदा,
साहिबा ने खुशी बन रची खौफनाक साजिश। प्रसिद्ध कथावाचक अनिरुद्धाचार्य जी से मध्य प्रदेश के जबलपुर निवासी इंद्र कुमार तिवारी ने अपनी शादी न होने की बात कही थी। 45 साल के इंद्रनाथ ने यह भी बताया था कि उसके पास 18 बीघा जमीन है। इंद्र कुमार तिवारी का यह वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ, जिसके बाद वो यूपी के गोरखपुर के रहने वाले जालसाजों के निशाने पर आ गए। अकेला हूँ घर में, 18 एकड़ जमीन है महाराज जी यही परिवार में। कि 18 एकड़ जमीन है तो क्या लड़की वाले नहीं देख पा रहे हैं कि आपके 18 एकड़ जमीन है? ये सब लोग देख रहे हैं, मैं तो किसानी ही कर रहा हूँ उसमें। फिर भी शादी नहीं हो रही है? नहीं हो रही सर। शादी न होने की बात और कई एकड़ जमीन होने का दावा कर इंद्र कुमार ने अपनी मौत को न्योता दे दिया। साहिबा बानो ने इंद्र कुमार का वीडियो देखा। साहिबा बानो ने इंद्र से फर्जी शादी कर संपत्ति हड़पने की प्लानिंग कर ली। पूरी साजिश में कौशल कुमार और शमसुद्दीन अंसारी शामिल थे। योजना के मुताबिक कौशल कुमार इंद्र कुमार तिवारी से मिलने जबलपुर मध्य प्रदेश गया, जहां उसने साहिबा को खुशी तिवारी के रूप में अपनी बहन बताकर शादी का प्रस्ताव रखा। साहिबा ने नाम बदलकर खुशी तिवारी रख लिया। खुशी तिवारी के नाम से फर्जी आधार कार्ड भी बनवाया। इसके बाद साहिबा बानो ने इंद्र कुमार से कुछ दिनों तक फोन पर बातचीत की और उसके बाद इंद्र कुमार को शादी के लिए गोरखपुर बुलाया। इंद्र कुमार खौफनाक साजिश से अनजान गोरखपुर पहुंच गया। योजना के तहत साहिबा बानो और कौशल कुमार ने इंद्र कुमार तिवारी से एक हलफनामा बनवा लिया कि इंद्र कुमार की मौत के बाद साहिबा बानो संपत्ति की वारिस होगी। साजिश के तहत होटल में झूठा नाटक करते हुए मांग में सिंदूर लगवाकर शादी करवाई गई। आरोपियों ने इंद्र कुमार तिवारी को नींद की गोलियां मिलाकर दी। इसके बाद तीनों इंद्र को गाड़ी से सुकरौली ले गए। फिर इंद्र कुमार तिवारी को चाकू से गोदकर हत्या की गई। हत्या के बाद शव को झाड़ियों में फेंक दिया और गहने कैश लेकर फरार हो गए। ये गिरोह ने एक प्लानिंग के तहत पैसा, संपत्ति इत्यादि हड़पने के लिए इंद्र तिवारी जो है उनको अपनी जाल में फंसाया और आसानी से फंसाने के लिए ये साहिबा बानो ने हिंदू नाम है वो अपनाया और उसी का फायदा उठाकर इंद्र तिवारी को गोरखपुर बुलाया, जहां की ये मूलतः रहने वाली है। पुलिस ने मामले में आरोपी महिला साहिबा सहित 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन सवाल अब भी यही है, आखिर पैसों के लालच में क्या किसी की जान इतनी सस्ती है? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और वही कांवड़ यात्रा के दौरान इस बार भी किसी भी तरह कांवड़ियों की भक्ति में, उनके व्रत में विघ्न ना पड़े, इसके लिए प्रशासन ने सख्त आदेश दिया है कि कांवड़ रास्ते पर मीट की बिक्री नहीं होगी और जो भी दुकानदार, ढाबा संचालक हैं वो उन्हें अपनी दुकान पर नाम अपना डिस्प्ले करना होगा। देखिए जरा। कांवड़ यात्रा के दौरान नॉनवेज की बिक्री पर रोक लगाने का फैसला क्या आया? मौलाना बौखला गए। सिर्फ दुकानें बंद कर देने के लिए आदेश दे देना, ये तो तुगलकी फरमान है। कांवड़ यात्रा के दौरान दुकानों पर नेम प्लेट लगाने के आदेश पर पहले बवाल खड़ा किया गया और अब मीट मांस की दुकानें बंद करने के फैसले पर घमासान मच गया। यूपी में प्रशासन ने कांवड़ यात्रा के रास्ते पर मांस की बिक्री पूरी तरह से बंद रखने और कांवड़ यात्रा मार्ग पर पड़ने वाली दुकानों पर उनके मालिकों के नाम भी साफ तौर पर लिखने का आदेश जारी किया है, जिसके बाद से विपक्ष और मौलानाओं की खींच गाहे बगाहे सामने आ रही है। प्रशासन और हिंदू संगठनों का कहना है कि पवित्र कांवड़ रूट पर नॉनवेज बेचना सनातन के खिलाफ है, तो वहीं मुस्लिम संगठनों और मौलानाओं की दलील है कि जानबूझकर एक खास वर्ग को टारगेट किया जा रहा है। ये तो तुगलकी फरमान है। आपकी आस्था है, आप अपनी आस्था को रखिए, कोई मना नहीं करता, लेकिन क्या संविधान में किसी एक धर्म के नाम पर दूसरे धर्म के लोगों को प्रताड़ित करना या उनकी रोजी रोटी पर प्रहार करना, क्या ये संवैधानिक है? कावड़ उठाने वाले भोले हैं, उनके पवित्रता को भंग किया जाएगा तो ये उचित नहीं। कुछ न कुछ षड्यंत्र नाम छुपाने के पीछे चल रहा है। तो वहीं योगी सरकार के फैसले पर सपा और कांग्रेस भी राजनीति करने से पीछे नहीं हट रहे। भाजपा क्यों वो नेम प्लेट की बात कर रही है, दुकानों पे नाम लिखवाने की बात कर रही है?
क्यों वो सुप्रीम कोर्ट के आदेश की बात नहीं कर रही, क्यों वो सुप्रीम कोर्ट के आदेश को नहीं मान रही। तो सवाल ये है कि भारतीय जनता पार्टी वोट बैंक की राजनीति के लिए इस मुद्दे पे चर्चा चाहती है, लेकिन चर्चा वो बंटवारे की चाहती है। योगी सरकार ने कोई काम नहीं किया, न कोई विकास किया, तो मुझे लगता है कि ये केवल सरकार वो आज इस तरह के तरह के हथकंडे अपना रही है। इसके पहले भी कांवड़ यात्रा हुई है, कभी उसको इतना तूल नहीं दिया जाता। ये सरकार जानबूझ के उसको तूल देना चाहती है और उसको हिंदू मुसलमान करके उसका रंग बदलना चाहती है। यूपी में पिछले साल भी कांवड़ यात्रा के दौरान नेम प्लेट और मीट की दुकानों पर आदेश दिया गया था, जिसे लेकर काफी विवाद हुआ था। सपा और कांग्रेस नेताओं ने योगी सरकार के फैसले की आलोचना की थी और इस साल भी फैसले पर जोरदार राजनीति की जा रही है। राजनीति के बीच हिंदू संगठन भी मैदान में आ चुके हैं। जगह जगह ढाबा मालिकों को असली नाम लिखने के लिए कहा जा रहा है, ताकि कांवड़ यात्रा के दौरान कोई अधर्म न कर सके। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो चलिए इसी के साथ तर्कश में फिलहाल के लिए इतना ही। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुकेंगे, फौरन लौट रहे हैं। विमल में गुलिस्तां के ये कुछ लजीज फरिश्ते जब साथ घुलें तो जी ललचाए और दिल कहे कि स्वाद की जुबां में खुद को ऐसे डुबाऊं कि निकल ना पाऊं। विमल की जुबां कुछ है ही ऐसी, मानते हैं? विमल, बोलो जुबां कैसी।